नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले कट्टरपंथियों का नया दर्द, वो 72 हूरें जिसका फिल्मी टीजर रिलीज हो चुका है और कई एजेंडाधारियों की कमजोर नस दब गई है। आज हमने 72 हूरों पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, साथ ही कुछ हूर प्रेमी मौलानाओं की दिलचस्प रील भी बनाई है। फिर बिहार के भागलपुर में बार बार गिरने वाले पुल की बात होगी, जिसे देखकर सब कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है सुशासन बाबू। नीतीश खुद कह रहे हैं कि ब्रिज सही ढंग से नहीं बना। वहीं बीजेपी के मुताबिक बिहार के लिए नीतीश हानिकारक हैं। हमने इस पुल की पूरी क्रोनोलॉजी तैयार की है। सत्ता की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज देखिए, गेमिंग ऐप से लेकर आयत तक धर्म परिवर्तन के 4 स्टेज। 2 ऐप के जरिए गाजियाबाद में कैसे हुआ हिंदू बच्चे का धर्म परिवर्तन, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी देखिएगा। बालासोर ट्रेन हादसे पर इस्तीफे वाली सियासत नई चिंगारियां पैदा कर रही है। रेल मंत्री और विपक्ष के बीच टकराव इस बात पर है कि क्या इस्तीफा ही समाधान है। आज बालासोर हादसे को 4 लेंस से देखने का दिन है। आपको याद होगा, रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ इन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने क्या क्या नहीं किया। धरने पर बैठे, रोए, पुलिस पर आरोप लगाए, कड़ी मेहनत से जीते वो मेडल बहाने हरिद्वार पहुंच गए, जो देश के सम्मान से जुड़े थे। सत्याग्रह का ऐलान कर दिया, लेकिन आज ये पहलवान चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लौट गए। अमित शाह से मुलाकात के बाद साक्षी, बजरंग और विनेश ने रेलवे में वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली और कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। सवाल यह कि इस यूटर्न वाले दाव का पूरा सच क्या है। 31 साल बाद अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है और अब उसकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। सजा के साथ कोर्ट ने 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अफगानिस्तान के 2 स्कूलों में प्राइमरी स्कूल की 80 छात्राओं को जहर देकर मारने की कोशिश हुई। सभी अस्पताल में भर्ती हैं। तालिबान पहले ही देश में लड़कियों के 6ठी क्लास से आगे पढ़ने पर प्रतिबंध लगा चुका है। तो बॉलीवुड की एक फिल्म हसान का एक डायलॉग था, ये दुख खत्म काहे नहीं होता। ये डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि इसे हर अलग अलग खबर और अलग अलग सीन पर फिट करके कई मजेदार मीम बन गए। आज इसी डायलॉग का इस्तेमाल करके हमने भी कट्टरपंथियों के लिए एक नया मीम तैयार किया है, जिनका दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कश्मीर फाइल्स तो कभी केरल स्टोरी ने इन कट्टरपंथियों की दुखती रग को दबाया है। अब ऐसे नफरती चैंपियंस का दर्द बढ़ाने के लिए मार्केट में 72 हूरें आ गई हैं। जी हाँ, वो 72 हूरें जिनके हसीन सपने दिखाकर हूर प्रेमी मौलाना लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं। वो 72 हूरें जिनकी मीठी मीठी कहानियां सुनाकर आतंकवादियों के बिग बॉस उनका ब्रेन वॉश करते हैं। जिनकी चाहत में जन्नत जाने के लिए कभी कोई आतंकी चलता फिरता बम बनने को तैयार हो जाता है, तो कभी इन 72 हूरों से मिलने के लिए कसाब जैसे दहशतगर्द जिहाद के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अब इन्हीं हूरों पर एक नई फिल्म आ रही है, नाम है 72 हूरें, जिसका टीजर क्या रिलीज हुआ, कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वैसे तो फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होनी है, लेकिन उससे पहले विवादों की लंबी चौड़ी सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो फिल्म 72 हूरें का टीजर रविवार को रिलीज किया गया और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और तेजी से शेयर कर रहे हैं। इस फिल्म को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके डायरेक्टर संजय पूरण सिंह ने बनाया है, जबकि अशोक पंडित और गुलाब सिंह तंवर समेत कई फिल्मी चेहरे इसके प्रोड्यूसर हैं। वैसे तो फिल्म के टीजर में जिन लोगों की कहानियां दिखाई गई हैं, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। अलकायदा चीफ रहा ओसामा बिन लादेन, मुंबई हमले में पकड़ा गया अजमल कसाब, 93 मुंबई बम धमाकों में शामिल याकूब मेमन, जिनके किरदारों को अलग अलग अभिनेताओं ने निभाया है। वैसे इस देश में जब जब आतंकवादियों की बात होती है तो एक लाइन खूब ट्रेंड करती है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सच भी है। लेकिन फिर भी फिल्म 72 हूरें का टीजर आने के साथ ही कुछ लोग परेशान हो गए हैं और इस फिल्म को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। आपको उनका दर्द भी दिखाएंगे, लेकिन पहले सत्ता की कुंजी में देखिए कि आखिर हूर का मतलब होता क्या है। दरअसल हूर एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है बेहद खूबसूरत और कुंवारी महिला। यानी हूर प्रेमी मौलानाओं के मुताबिक मरने के बाद अगर कोई जन्नत में जाएगा तो एक नहीं बल्कि 72 खूबसूरत हूरें उसका इंतजार कर रही होंगी। इसी तरह आतंकवादियों को भी ट्रेनिंग के दौरान इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि मरने के बाद 72 हूरें जन्नत में इनकी सेवा में हाजिर रहेंगी और ये आतंकवादी भी मरने के बाद 72 हूरों के साथ आनंद करने के सपने देखने लगते हैं। यह फिल्म भी इसी थ्योरी पर आधारित है। जैसे ही फिल्म 72 हूरें का टीजर
रिलीज किया गया, थोड़ी ही देर में इसका असर भी दिखने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों का दर्द सामने आने लगा। किसी ने कहा ऐसी फिल्म बनाने का एक पैटर्न है और ये मुसलमानों के नाम पर पैसा कमाने का एक तरीका है। किसी ने इसे मुस्लिमों के प्रति नफरत चरम पर पहुंचाने का जरिया बताया, तो किसी ने कहा कि अचानक से इस फिल्म का टीजर रिलीज करना ट्रेन एक्सीडेंट से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वैसे जो लोग इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे यह सवाल पूछने की भी जरूरत है कि जब बात आतंकवादियों की है तो धर्म को आधार बनाकर आहत होने की क्या जरूरत है। जब कहानी ओसामा और कसाब जैसे दहशतगर्दों की है तो धर्म के नाम पर दर्द क्यों है। इस पर तमाम मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, ये सुनना भी जरूरी है। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तो पता है कि ये हो रहे हैं और अफसराएं और ये तो हर मज़हब में ही हैं। तो किसी मज़हब को निशाना बनाना ये बहुत गलत बात है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अकीदे हैं। मज़हब का मजाक उड़ाना या मजहबी बातों का मजाक उड़ाना ये किसी तरीके से दुरुस्त नहीं है। तुम्हारी होगी तुम्हारी। इस तरीके की फिल्में जो बन रही हैं, मजहब के अंदर, उसके धर्म के अंदर जो उसके रुकन हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत है। तो हमारे हुजूर ने जो हमें बात बताई है हम उसी को फॉलो करेंगे। मजहब इस्लाम का जो खुलासा है वो अल्लाह के रसूल है। तो हूरें जो होती हैं वो जन्नत की हूरें हैं, वो एक उसका जिक्र है और वो एक रूह है। दरअसल कट्टरपंथियों को जो आग लग रही है वो यही आग लग रही है। हमारे नौजवानों को सही इस्लाम वो बता ही नहीं रहे। वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी बनकर बात कर रहे हैं। आज इस खबर पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें एक और रिपोर्ट मिली जिसमें इस्लाम विशेषज्ञ क्रिस्टोफ लग्जनबर्ग की एक किताब का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस किताब में लिखा गया है, चाहे अलकायदा हो, जैश ए मोहम्मद, बोको हराम या फिर हमास, सारे ही अपने लड़ाकों को बताते हैं कि अगर ये मजहब की राह में अपनी जान देंगे तो उन्हें जन्नत नसीब होगी। जन्नत में भी उन्हें हमेशा युवा रहने वाली और गहरी काली आंखों वाली 72 हूरों के साथ कभी ना खत्म होने वाले कथित आनंद के बारे में भी बताया जाता है। इस खबर पर रिसर्च करते हुए आज हमें कई और दिलचस्प वीडियो भी मिले। ये वीडियो हूर प्रेमी मौलानाओं के हैं जिसमें वो लोगों को 72 हूरों के सपने दिखा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो पर हमने न्यूज़ मित्रों के लिए एक मज़ेदार रील भी तैयार की है, जरा उसे देखकर भी आनंद लीजिए। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुई तुम्हारी होगी तुम्हारी। और अब इस खबर का नजरिया नहीं। अगर आप एक बात पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंट्रोवर्सी किसी फिल्म को सुपर डुपर हिट कराने का जांचा परखा और सबसे सफल मॉडल है। इसलिए इस तरीके की फिल्मों का ट्रेंड सा आ चुका है। 72 हूरें, द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में उसी ट्रेंड का हिस्सा हैं। जब फिल्म बन रही होती है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती, कोई खबर नहीं आती। फिर रिलीज से 1.5 महीने पहले एक टीजर रिलीज किया जाता है। ये विवादों का वो रॉकेट होता है जिसका धुआं दूर दूर से दिखाई देता है। टीजर के रिलीज होने के बाद विवाद की शुरुआत होती है और कोशिश होती है कि ये विवाद फिल्म की रिलीज तक चलता रहे। इस विवाद की आग ठंडी नहीं होती। इसके बाद तय तारीख पर फिल्म थिएटर में आती है। विवाद की वजह से ज्यादा लोग फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं और फिल्म सुपर हिट हो जाती है और इसी सुपर हिट मॉडल के तहत बम्पर कमाई की जाती है। वैसे कई हदीस भी हूरों का अलग अलग वर्णन उसमें किया गया है। हमें कई मौलानाओं के वीडियो भी इंटरनेट पर मिले जिनका प्रिय विषय हूर है और हूरों के कल्पना लोक को ये मौलाना बहुत रस लेकर बताते हैं और समझाते हैं। सुनने वाले भी मंत्र मुग्ध होकर इनको सुनते हैं। लेकिन हम इस विस्तार में और गहरे में नहीं जाना चाहेंगे, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इस कुंजी में हमारा फोकस 72 हूरों पर बन रही फिल्म और उससे बेचैन कट्टरपंथियों पर था।
साथ साथ हमने उस बिजनेस मॉडल को भी डिकोड किया जिसके तहत कम बजट की फिल्में सफल हो रही हैं, जबकि बड़े बड़े सितारों से सुसज्जित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट जा रही हैं। आप कह सकते हैं कि असल जिंदगी के विवादों और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों का ये सुनहरा दौर। और सत्ता में अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के पुल की, जो 9 साल में 2 बार जल समाधि ले चुका है। यह हालात तब है जब यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह वीडियो देखकर हर कोई कहेगा कुछ तो गड़बड़ है सुशासन बाबू, कोई तो जिम्मेदार होगा। आखिर 1700 करोड़ रुपए किसने डुबोए? वो कौन सा अर्थशास्त्र है जिसकी वजह से 700 करोड़ का प्रोजेक्ट धीरे धीरे 1700 करोड़ का हो गया और फिर भी कभी पूरा नहीं हुआ? बिहार के भागलपुर में 4 लेन का पुल रविवार शाम 6:15 पर कुछ ही सेकंड में भर भराकर गंगा में गिर गया। जरा अंदाजा लगाइए इस पुल में बेईमानी का सीमेंट कितना होगा, रिश्वतखोरी की रेत कितनी होगी, करप्शन का कंक्रीट कितना होगा। आरोप लग रहे हैं कि रिश्वत के पुल मेज के नीचे बनते हैं, जबकि असली पुल बार बार गिरता रहा। आपको सिलसिलेवार ढंग से इसके निर्माण की क्रोनोलॉजी बताते हैं। आज से करीब 9 साल पहले साल 23 फरवरी 2014 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल का शिलान्यास किया। खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने वाले इस पुल की शुरुआती लागत 700 करोड़ रुपए थी। 9 मार्च 2015 में करीब 3.25 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण का काम शुरू हुआ। अलग अलग वजहों से पुल की 7 डेडलाइन मिस हुई। पुल में देरी की वजह से पुल निर्माण की लागत 700 से 1710 करोड़ हो गई। 30 अप्रैल 2022 को 100 मीटर का स्लैब नदी में गिरा। 4 जून 2023 को पुल का 192 मीटर का हिस्सा नदी में गिर गया। इसी साल के आखिर में पुल के उद्घाटन की तैयारी भी थी। भ्रष्टाचार के सबूत कई हैं, सवाल कई हैं। आखिर 9 साल में पुल तैयार क्यों नहीं हुआ? 2 साल में 2 बार कैसे ये पुल नदी में गिर गया? बार बार पुल गिरने का जिम्मेदार कौन है? 700 करोड़ की निर्माण लागत 1700 करोड़ रुपए कैसे हो गई? सबसे अहम सवाल यह कि पहले हादसे के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जैसा कि हर हादसे के बाद होता है, हर घटना के बाद होता है, इस पर सियासत हो रही है, कड़ी निंदा की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद माना कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सवाल यह नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, सवाल तो यह है कि भ्रष्टाचार किसने किया है, इसका हिसाब कौन देगा? किसी भी नेता या अधिकारी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। ही हमको पता चला है, तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? उसको बड़ा तकलीफ हुआ है। पूरी तरह नीतीश कुमार जी इस पूरे खेल में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी इस पूरे भ्रष्टाचार 9 साल से पुल बन रहा है, वैसा पुल बन रहा है। जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगी। दूसरी बार ध्वस्त हुआ है। ये सीधा षड्यंत्र है, सीधा मिली भगत। अगर ये कमजोर काम हो रहा था तो क्या कार्रवाई की गई? इस प्रकार का जो ये वाकया हुआ है, इसमें जरूर नेता इन्वॉल्व है और कंट्रैक्टर जो भी है वो भी इन्वॉल्व है। ये सब की मिली भगत से हुआ। ये जनता पार्टी को बताना चाहिए ये सदाचार है, ये मोदी अर्थशास्त्र है कि महात्मा गांधी सेतु पर आप दे रहे हैं उसी कंपनी को काम, औटा सिमरिया पर आप दे रहे हैं काम, शेरपुर दिघवारा पर दे रहे हैं। कौन प्रभावित है इससे? तो भ्रष्टाचार को हमारे देश में बहुत सामान्य आचरण माना जाता है। इसे कोई अपराध तभी मानता है जब पकड़ा जाता है, वरना इस पर सब चलता है वाली सोच हावी हमेशा रहती है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर भारत को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की जरूरत है, वरना पुल तो बनने से रहे, भ्रष्टाचार का मजाक उड़ाने वाले मीम जरूर बनते रहेंगे।
और असल में मजाक आम जनता के साथ ही बार बार होता रहेगा। और अब बात करते हैं पिछले 23 सालों में हुए सबसे बड़े ट्रेन हादसे की, जिसे लेकर अलग अलग पार्टियों के बीच जबरदस्त घर्षण हो रहा है और राजनीति का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज बालासोर रेल हादसे को अलग अलग लेंस से देखने की जरूरत है। पहले लेंस से देखें तो पीड़ा ही पीड़ा दिखाई देती है। इसमें मृतकों के परिवार वालों की असहनीय तकलीफ है। हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये रेल दुर्घटना पुरानी खबर हो गई हो, लेकिन जिनका कोई अपना इस हादसे में मरा है उनके लिए ये जीवन भर का दर्द है। दूसरे लेंस में तेजी से किए गए राहत कार्य हैं, जिन्हें पूरे देश ने देखा। हादसे के तुरंत बाद रेल मंत्री खुद एक्टिव रहे। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह से ठप ट्रैक को दोबारा खुलवाया गया। ये काम युद्ध स्तर पर हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेल दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राहत कार्य तेजी से हो और ट्रैक भी जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलने लगे। 50 घंटे से भी ज्यादा देर तक वो इस ऑपरेशन में जुटे रहे और जब ट्रैक सुचारू रूप से चलने लगा तो भावुक भी हो गए। तमाम राजनीतिक विवादों और सवालों के बीच रेल मंत्री के इस आचरण की तारीफ हुई। तीसरे लेंस से राजनीति की चिंगारियां दिख रही हैं। इस हादसे के बाद विपक्ष की तरफ से नैतिक आधार पर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन रेल मंत्री पर हो रहे हमलों के बीच आम राय दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग इस्तीफा देने को ही जायज मानते हैं। उन्हें लगता है कि रेल मंत्री का चेहरा बदल जाएगा तो जिम्मेदारी का संदेश जाएगा। ये एक पुरानी परंपरा है जिसे पिछले कई दशकों में अलग अलग सरकारों के रेल मंत्री अपनाते रहे। हालांकि इनकी संख्या काफी कम रही है। ये इस विवाद का एक पक्ष है, उसकी एक राय है, लेकिन दूसरा पक्ष एकदम उल्टा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस्तीफा देने से कोई समाधान नहीं होगा। रेल मंत्री के इस्तीफा देने से सिर्फ चेहरा बदलेगा, सिस्टम नहीं। रेल मंत्री को अपना काम और दम लगाकर करना चाहिए। सिस्टम के तमाम लूपहोल खत्म करने चाहिए और इस हादसे में अगर लापरवाही है तो उसके दोषियों को सजा देनी चाहिए। इस रेल दुर्घटना को देखने का चौथा लेंस जांच से जुड़ा है। यह हादसा संयोग है या साजिश है, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। हमने बालासोर रेल हादसे को देखने के 4 लेंस आपके सामने रखे। अब कुछ सेकंड की न्यूज रील में राजनीति की चिंगारियां भी देखिए। Two type of this report is coming. They are saying they are internally they are different. दाल में कुछ काला है। मैं चाहती हूँ जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि इसमें जो भी जिम्मेदार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, तो उसमें अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। ये बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो 6 महीने के बाद दोबारा रेल मंत्री कैसे बन गए? तब कहते कि मैं कभी जिंदगी भर नहीं बनूंगा रेल मंत्री, और सरकारी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटें। हमारी सीधी सीधी मांग है, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हम जिम्मेवारी लेते हैं और हम जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं। इस विषय की गंभीरता को हमको समझना चाहिए। वैसे तो मौत का हर आंकड़ा दुखदाई होता है, लेकिन जब रेल हादसों में मौत पर सियासत हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है कि किस सरकार के दौरान कितने हादसे हुए, कितनी जान गई। आपको यूपीए शासन के दौरान और एनडीए के कार्यकाल के दौरान हादसों का तुलनात्मक विश्लेषण वाला एक आंकड़ा दिखाते हैं। यानी रेल हादसों की संख्या धीरे धीरे अगर हम देखें तो आपको बताएं कि ये यूपीए सरकार का आंकड़ा है। 2004 से 2009 के बीच यूपीए 1 में उस वक्त रेल हादसे 1034 हुए और उसमें 1159 लोगों की मौत हुई। यूपीए 2 में यानी 2009 से 2014 में, ये हम सरकारी आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 677 रेल हादसे हुए और इसमें 1294 लोगों की मौत हुई। ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो सरकार के मुताबिक है। इसके बाद में एनडीए सरकार के अब हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं। ये भी सरकार के मुताबिक हैं। 2014 से 2019 तक 478 रेल हादसे हुए
इसमें 747 लोगों की मौत हुई, यानी मौत में कमी और हादसों में भी कमी है। एनडीए में 2019 से 2023 में 161 रेल हादसे हुए, मौत इसमें 309 हुई। कम और ज़्यादा, खैर किसी भी एक इंसान की मौत हो तो उसको आप आंकड़ों में नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये एक तुलनात्मक हमने आपको डेटा दिखाया, आंकड़ा दिखाया। सत्ता में अब बात करते हैं जाति वाली राजनीति की, जिसकी एंट्री कहीं ना कहीं से चुनावी मौसम में हो ही जाती है। अपने अपने वोट बैंक और सियासी समीकरण के आधार पर नेता खास जातियों को खुश करने की कोशिशों में जुट जाते हैं। सत्ता में देश के दो बड़े राज्यों की बात करेंगे जहां इसी साल चुनाव होना है। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अगर राजनीति की भाषा में बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए कई कार्ड एक साथ चल दिए। जहां मौका था, मंच था, माहौल था, भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण महाकुंभ में कई बड़े ऐलान किए। भगवान परशुराम जयंती के दिन मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। संस्कृत विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 8,000 रुपये, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, वहां के पुजारियों को 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मंदिर की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी ही नीलाम करेंगे। ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग पर कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए चर्चा भी करेंगे। भोपाल में ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए छात्रावास की मांग पर शिवराज सिंह चौहान ये बोले कि उपलब्धता के आधार पर जमीन की व्यवस्था की जाएगी। अवकाश वाली राजनीति पर कैसे सियासी लड़ाई छिड़ गई है, कुछ सेकंड की न्यूज रील में इसे भी देख लीजिए। आग्रह करूंगा कि हमारे जनता जनार्दन के साथ हाथों में हाथ डालें और बोले जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धा भाव हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। सामाजिक महापुरुषों का मामला है तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ काम भी चलता रहे ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। जब 365 दिन के साल में अगर 174 से ज़्यादा छुट्टियां सरकार घोषित कर देगी तो कामकाज कैसे होगा, ये समझ से परे है। समाज के कई विभिन्न वर्गों के जो इस प्रकार की मांगे भी आती है जिसे कि सरकार को मानना होता है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने वर्किंग आवर्स बढ़ाने का काम किया है। पहले जहाँ 6 घंटे काम होता था प्रतिदिन, उसको 8 घंटे 10 घंटे करने का काम किया है। तो काम के घंटों की पूर्ति जो है हमने इस प्रकार से करने का काम किया है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। चुनावी उसके लिए तो खैर ये निकी हैं घोषणाएं, तो रोज हो रही है घोषणाएं, तो लेकिन घोषणाओं से जनता को राहत नहीं मिल रही है। तो छुट्टी शब्द सुनने में अच्छा लगता है, हो सकता है इसमें वोटर्स भी इंस्टेंट कनेक्ट हो, लेकिन सियासत से अलग हटकर देखेंगे तो आप जानेंगे कि असल में इससे होता क्या है। फिलहाल आपको बताते हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में खास जातियों के वोट बैंक को टारगेट करने के लिए खास फैसले लिए गए। ब्राह्मण जाति को खुश करने के लिए परशुराम जयंती पर अवकाश की घोषणा, क्षत्रिय समाज को खुश करने के लिए महाराणा प्रताप जयंती पर अवकाश, जाटों को खुश करने के लिए तेजाजी जयंती पर ऐच्छिक अवकाश का ऐलान, कायस्थ समाज के लिए भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य उत्सव ऐच्छिक अवकाश उस पर दिया गया, आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकारी अवकाश, दलितों के लिए संत रविदास जयंती पर अवकाश। तो इसका असर यह हुआ कि पूरे साल में 6 महीने छुट्टी है, मतलब काम सिर्फ 6 महीने। कैसे इसे पूरे कैलेंडर ईयर की छुट्टियों से समझते हैं। साल में 96 दिन की छुट्टी सिर्फ शनिवार रविवार वाली है, यानी साप्ताहिक। 25 दिन की छुट्टी घोषित सरकारी अवकाश है, 64 दिन घोषित ऐच्छिक अवकाश हैं। इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी हाल ही में घोषित की गई। कुल छुट्टी की बात करें तो 195 दिन छुट्टी है, मतलब 6 महीने से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में छुट्टी है। चुनाव राजस्थान में भी है, लिहाजा सियासी दांव यहां भी है। यहां भी जनता को लुभाने के लिए मुफ्त वाला कार्ड खेला जा रहा है। चुनावी रेवड़ियां धड़ल्ले में बांटी जा रही हैं, लेकिन इसकी वजह से नुकसान कितना हो रहा है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में चुनाव को देखते हुए यहां की सरकार ने लोक लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा दी है, जिससे सूबे पर घाटे का बोझ बढ़ता जा रहा है। साल 2023-24 के बजट अनुमानों में जो रेवेन्यू का अनुमान है वो 2,33,988 करोड़ है,
जो राजस्व खर्चे का अनुमान है वो है 2,58,883 करोड़ रुपए। मतलब ये कि 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24,895 करोड़ अनुमानित है। और अब सत्ता की खबर के असर की बात कर लेते हैं। जब सत्ता में खबर चलती है तो उसके असर की गारंटी है, यह फिर साबित हो गया। हमने सबसे पहले 31 मई को न्यूज़ मित्रों को एक बहुत चौंकाने वाली खबर दिखाई थी। ये खबर थी यूपी के गाजियाबाद की, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि ऑनलाइन गेमिंग से कैसे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। हमने आपको ऑनलाइन गेम के खतरे की धर्म परिवर्तन वाली घंटी के बारे में आगाह किया था और बताया था कि गाजियाबाद में कैसे एक गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग हिंदू लड़के को 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद गाजियाबाद की पुलिस फौरन एक्शन मोड में आ गई और उसने अब उस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है जो गेमिंग ऐप की आड़ में धर्मांतरण वाला खतरनाक खेल खेल रहा था। इस मौलवी का नाम है अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, जो उसी मस्जिद कमेटी का पूर्व सदस्य था जहां नाबालिग लड़का नमाज पढ़ने जाता था। अब अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन वाले जिस मॉडल का खुलासा हुआ है वो बहुत ही परेशान करने वाला है। इस साजिश में 2 ऐसे ऑनलाइन ऐप का नाम भी आया है जिनका इस्तेमाल शायद आपका बच्चा भी करता हो, इसलिए इसकी एक एक डिटेल को नोट कर लीजिए। गाजियाबाद पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर धर्म परिवर्तन वाले इस मॉडल को 4 स्टेज में बांटा गया, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरी साजिश के साथ धर्मांतरण का गेम चल रहा था। पहले स्टेज में फोर्टनाइट नाम के गेमिंग ऐप पर हिंदू लड़कों को टारगेट किया जाता था। इस गेम में जब हिंदू लड़के हार जाते थे तो उन्हें बताया जाता था कि वो कुरान की आयतें पढ़ें। उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो गेम में जीत जाएंगे। कुछ लड़के ऐसा करते भी थे। इसके बाद सामने वाले गैंग का मेंबर जानबूझकर गेम हार जाता था। इस तरीके से जिन लड़कों को टारगेट किया गया उन्हें भरोसा हो जाता था कि उनके आयत पढ़ने से ही उनको जीत मिली है। दूसरी स्टेज में हिंदू लड़कों से डिस्कॉर्ड नाम के चैटिंग ऐप पर चैट कराई जाती थी। इसमें धर्मांतरण गैंग के लोग हिंदू लड़कों के नाम से यूजर आईडी बनाकर टारगेट किए लड़कों से चैट करते थे और फिर उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाने का खेल होता था। इससे ऐसा लगता था कि जब सामने वाला हिंदू होकर भी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहा है तो सच ही होगा। फिर तीसरी स्टेज में जब गेम यूजर्स दूसरे धर्म में आस्था दिखाने लगता है तो फिर गैंग की ओर से उन्हें कट्टरवादी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते थे। टारगेट किए गए हिंदू लड़कों के पास भड़काऊ सामग्री भेजी जाती थी, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी दी जाती थी और फिर चौथी और आखिरी स्टेज में ब्रेन वॉश हो चुके हिंदू लड़कों पर नजदीक के धार्मिक स्थल में जाने का दबाव डाला जाता था। जब वो पूरी तरीके से बातों में आ जाता, पूरी तरीके से भटक जाता तो उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता। हमने आपको धर्म परिवर्तन वाला जो पैटर्न बताया, क्या आपने उसमें 2 नामों पर गौर किया? ये दोनों ऐप हैं जिनका इस्तेमाल शायद आपके घर में भी किया जा रहा हो और आपको इसकी जानकारी भी ना हो। इसमें पहला नाम है फोर्टनाइट जो कि एक गेमिंग ऐप है, दूसरा नाम है डिस्कॉर्ड जो कि ये भी एक गेमिंग ऐप है। इन दोनों ऐप्स का नाम गाजियाबाद केस में आया है। इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग कर रहा था। लेकिन एक बात ये क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं कि इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए किया जाता है। फोर्टनाइट एक ऑनलाइन वीडियो गेम है जिसमें एपिक गेम्स नाम की एक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल साल 2017 से किया जा रहा है और ये गेम अमेरिका और यूरोप में बहुत लोकप्रिय है। दुनिया भर में लाखों युवा ये गेम खेलते हैं। इनमें मौजूद कैरेक्टर्स ने जो कपड़े पहने हैं उसी डिज़ाइन के कपड़े भी बाजार में खूब मिलते हैं। यानी बड़ी संख्या में युवा बिना किसी परेशानी के इसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन भारत में धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग ने इस गेमिंग ऐप को अपनी साजिश का जरिया बना लिया। ठीक इसी तरह डिस्कॉर्ड भी अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें खास तौर पर चैटिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस ऐप के जरिए वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी की जा सकती है। इस ऐप को भी धर्मांतरण गैंग ने अपना हथियार बना लिया था। लेकिन अब इस गैंग का बड़ा खिलाड़ी अब्दुल रहमान पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जबकि बद्दो नाम के एक और शख्स की तलाश जारी है। इस खबर पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील तैयार की है। उस रील को हम आपको दिखाएं। उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि देखिए ये स्थिति अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ और लोग भी इस मामले में गिरफ्तार किए जाएं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में द्विपक्षीय मीटिंग कर सैन्य और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। इस दौरान फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने और 30 MQ-9B ड्रोन के खरीदने पर भी चर्चा हुई। ऑस्टिन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत को अमेरिका का सबसे अहम साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश डिफेंस सेक्टर पर मजबूती से काम कर रहे हैं। हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है जिसमें रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें हम मिलकर विकास और निर्माण का काम कर रहे हैं। We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation, which will fast track high priority co-development and co-production projects. 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2 धाराओं में 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया। धारा 302 के तहत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। कांग्रेस नेता और अवधेश राय के भाई अजय राय ने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगट नौकरी पर लौट आए हैं। रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर साक्षी मलिक ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पुनिया ने भी इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।